Friends, welcome to Growell online classes. We are reading chapter number 1 in history, the French Revolution, and we are on the fifth section of the chapter, the abolition of slavery. So, till now, we have read about the causes of the revolution, course of the revolution, changes in the government, and a real revolution from monarchy to monarchy. So, today the topic is the abolition of slavery. स्लेवरी यानी गुलामी, गुलामी का खात्मा। देखो, गुलामी जो है यानी स्लेवरी जो है, ये कोई किसी कंट्री पर्टिकुलर के साथ ऐसा नहीं है कि उसी कंट्री में रही है। दुनिया भर में पावरफुल लोग लेस पावरफुल या वीक लोगों पर इस तरह के अत्याचार करते आए हैं, एक्सप्लोटेशन करते आए हैं। और स्लेवरी का कोई एग्जैक्ट हिस्ट्री इस तरह की अवेलेबल नहीं है कि ये कह सकें कब से स्टार्ट है और कहाँ से स्टार्टिंग हुई। ऑलमोस्ट हर सिविलाइजेशन में स्लेव्स हुआ करते थे। ठीक, कुछ जगहों पर स्लेव्स ऐसे थे कि उतने वो एक्सप्लोटेशन का लेवल डिफरेंट हो सकता था। जैसे कि इंडिया में 4 वर्ण सिस्टम थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र जो है, ही वॉज लाइक स्लेव्स। वो बाकी 3 जो वर्ण हैं उनके लिए सेवा ही करता था, बट वो बंधा हुआ नहीं था, बंधा हुआ मजदूर नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि उसको अगर सोते को जगा दिया तो वो मतलब उसे वो काम करना ही पड़ेगा, उस तरह से नहीं था। लेकिन जो यूरोपियन कल्चर में वीक्स को या किसी ऑफेंडेड को जैसे पनिशमेंट मिली हो, उसको एज एन एनिमल ट्रीट करते थे। जैसे एनिमल के साथ होता है ना भाई, जब चाहो उसको जिससे उससे जो काम हो सकता है वो करवाओ। वो चीज़ वहाँ स्लेवरी उस तरह की होती थी, यानी एक्सप्लोटेशन हुआ करता था। स्लेवरी आज भी किसी न किसी फॉर्मेट में अवेलेबल मिलती है। बेशक स्लेवरी पर बैन है लीगली, लेकिन आप सुनते होंगे नौकर, खेतों में नौकर का होना। अमूमन जिनके पास बड़ी लैंड्स होती हैं वे बिहार, बंगाल से नौकर अवेलेबल करा लेते हैं, ले आते हैं। वो जो नौकर हैं, दे आर लाइक बाउंडेड लेबर, और ऐसे बाउंडेड लेबर को स्लेव कह सकते हैं। स्लेव भी ऐसे ही होते थे, उनको पेमेंट नहीं मिलता, बस खाना मिल जाता है, उस रहने को जगह मिल जाती है, ज़रूरत पड़ने पर कपड़े मिल जाते हैं, कोई और ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, दैट इज़ ऑल। तो स्लेवरी का भी एक सिस्टम आज भी देखने को मिलता है, बस वो लीगल स्लेवरी नहीं है लेकिन है। फ्रांस में भी जाहिर सी बात है स्लेवरी थी। अब कौन रखेगा स्लेव? जो रिच है। रिच अपने यहाँ पर स्लेव्स रखेगा, अपने पेजेंट को स्लेव बना लेगा, जो उसकी ज़मीन पर खेती करते हैं। किसी पर ज़्यादा डेट है तो उसके बदले में वो उसके बच्चों की रख लेगा कि भाई ये मेरे यहाँ पर नौकर रहेंगे। उस तरह से स्लेवरी कराई जाती थी। तो अब जब तक रिच की गवर्नमेंट है, चाहे मोनार्क खुद की गवर्नमेंट है, मोनार्क की गवर्नमेंट है, तो वो तो रहेगी वो स्लेवरी। रिचेस की गवर्नमेंट, अगर मिडिल क्लास जो हैं वे भी तो स्लेव रखते थे। जो मिडिल क्लास हैं, थर्ड एस्टेट के रिच लोग, एंड यू नो दैट द फर्स्ट गवर्नमेंट वाज मेड बाय देम। 1793 तक तो उन्हीं की गवर्नमेंट रही, द नेशनल असेंबली। तो स्लेवरी एबोलिश नहीं की गई। तो कौन करता है इसका एबोलिशन? जब गवर्नमेंट गरीबों ने बनाई, पुअर ने बनाई। तो जाहिर सी बात है कि वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रिजीम वाज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म अगर कुछ किया जैकोबिन रिजीम में, जैकोबिन गवर्नमेंट ने, वो यही था कि फ्रेंच कॉलोनीज से, देखो फ्रांस के कुछ कॉलोनीज़ भी थी। फ्रांस के इस दौर में
फ्रांस के व्यापारियों ने या फ्रांस की गवर्नमेंट ने कुछ आइलैंड्स को, स्पेशली अफ्रीका के, साउथ अमेरिका के आइलैंड्स को कंट्रोल किया हुआ था। इंडिया में भी थे, इंडिया में कई जगह पर इनके एरिया थे। चंदर नगर था बंगाल की तरफ, और उधर पौंडीचेरी इन्हीं का बनाया हुआ है। इस तरह से कई जगह यहाँ पर भी थी इनकी। तो इन कॉलोनीज़ में स्लेवरी को इन लोगों ने एबोलिश कर दिया 1793 के बाद। ठीक है, तो जैसे बेसिकली इसमें जो बताया गया, कॉलोनीज़ इन द कैरेबियन आइलैंड्स हैं, तो ये जिम्बाब्वे के आसपास पड़ते हैं कैरेबियन आइलैंड्स, जैसे मार्टिनिक है, गोवा, डेलूप, सैन डोमिंगो। इन जगहों पर था क्या कि ये जो फ्रेंच व्यापारी हुआ करते थे, ये वहाँ पर टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी इनकी खेती कराते थे, और उस क्रॉप को फिर अमेरिका में या वर्ल्ड वाइड बेच दिया करते थे। तो किन से काम कराते थे? स्लेव से। समझे क्यों? क्योंकि रिलेक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफैमिलियर लैंड्स। भाई पेट भरा हुआ है ना, क्यों जाएंगे? इतने भी गरीब नहीं थे कि पेजेंट क्यों कह दिया कि भाई यहाँ तो तेरे पास कुछ नहीं है, आ तुझे वहाँ नौकरी देंगे कैरेबियन आइलैंड्स में। जाते ही नहीं थे, क्या लगी जी मर जाएंगे यहीं पे, हम नहीं जाएंगे वहाँ। अब किससे कराएं? तो यूरोपियन तो जाते नहीं थे, तो इसलिए जो शॉर्टेज ऑफ लेबर थी उसको पूरा करने के लिए एक स्लेव ट्रेड होता था। इस स्लेव ट्रेड को बोलते थे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर, जिसके 3 वर्टेक्स हों, ट्रायंगल बोलते हैं। यानी 3 वर्टेक्स कौन कौन से? यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। कैसे होता? ये था कि यूरोप के व्यापारी अफ्रीका से स्लेव खरीद कर अमेरिका सेल कर दिया करते थे। समझ गए? यूरोप के ट्रेडर्स, यूरोप के मर्चेंट्स अफ्रीका से, चूँकि वीक कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ उनके चीफ्टियंस को या उनके माँ बाप को कुछ कीमती चीज़ें देकर वे लोग उनके बच्चों को खरीद लिया करते थे, या फिर उन्हें वैसे कैप्चर कर लिया करते थे अपने हथियारों के दम पर, और उन्हें फिर अमेरिका बेच दिया करते थे। आज आप देखते हैं अमेरिका में ब्लैक पीपल भी हैं, कलर्ड पीपल बोलते हैं, ब्लैक तो नहीं बोलते उनको, ऑफिशियली कलर्ड बोलते हैं। जैसे बराक ओबामा खुद कलर्ड पीपल हैं, पर्सन है। ये लोग अफ्रीका से और इस तरह से लोग गए हुए हैं जो जिनके एंसेंडेंट यानी जिनके जो पूर्वज थे वे एज ए स्लेव ही गए थे। और बाद में जब अब्राहम लिंकन वहाँ प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने स्लेवरी एबोलिश की। हालांकि कम्प्लीटली एबोलिश वे नहीं कर पाए क्योंकि सोसाइटी से एबोलिशमेंट नहीं हो पाया। फिर धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी, एंटी स्लेवरी कैंपेन चले, एंटी रेसिज्म कैंपेन चले, तब जाकर वहाँ हालात सुधरे हैं। हालांकि आज भी रेसिज्म है। देखो रेसिज्म तो एक थोड़े बहुत लेवल पे रहता ही है, यानी जो जातिवाद है या नस्लवाद है। रेसिज्म मतलब कि भाई वाइट जो आदमी है, जो वाइट पर्सन है अमेरिका का, वो किसी ब्लैक से नफ़रत करे कि भाई ये तो ब्लैक है, ये हमारे यहाँ का नहीं है। तो उस तरह की जो एक मेंटालिटी है वो रेसिज्म होती है। तो थोड़ा बहुत आज भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, हर जगह मिल जाएगा। तो हुआ ये था कि स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। ठीक है, 17th सेंचुरी में स्टार्टिंग हुई इसकी। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बोर्डू एंड नांटे। ये फ्रांस के 2 पोर्ट हैं, 2 ऐसी जगह हैं जहाँ से शिप में बैठकर फ्रेंच मर्चेंट्स अफ्रीकन कोस्ट पर जाया करते थे। वेयर दे बोट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफ्टियंस, यानी लोकल सरदारों से वे लोगों को खरीद लिया करते थे। भाई पॉपुलेशन ज़्यादा थी उनकी, बेच दिया करते थे बच्चों को। तो लोकल चीफ्टियन से वे स्लेव्स को खरीद लिया करते थे। और जैसे एनिमल के साथ होता है ना भाई, एक
ब्रेंड करके उसको चेन वेन में डालकर जंजीरों में, जिससे कि भाग ना जाए, और उसको ब्रांडिंग करके, ब्रांडिंग करने का मतलब ये है कि उस पर मोहर लगा कर कि भाई किस मर्चेंट का स्लेव है, उस तरह से इन स्लेव्स को पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स, मतलब जानवरों की तरह भर दिया करते थे शिप्स के अंदर, मतलब हिलने की भी जगह ना हो, इस तरह से। जैसे आपने देखा होगा कभी जब ये जानवर ले जाते हैं तो ट्रक में पीछे चढ़ा लेते हैं इनको, और कई जानवर उसमें इतने भर दे जाते हैं कि वे बेचारे हिल भी नहीं पाते, और ऊपर से उनकी जो रस्सी है वो भी बांध लेते हैं। इसी तरह से स्लेव्स को भी शिप में डाल कर ले जाया जाता था, और 3-3 मंथ की ये जर्नी हुआ करती थी। 3 मंथ, यू शुड इमेजिन कि भाई आप 3 मंथ किसी एक जगह पर ऐसे ही पड़े हो, आपको कोई ज़्यादा ख़ास स्पेस नहीं मिल रहा है, तो कैसा लगेगा। 3-3 मंथ ये लोग इस तरह से जो है अटलांटिक ओशन क्रॉस करना पड़ता था ना, और बहुत स्लो शिप चलते थे तब तो ये अफ्रीका से अमेरिका जाया करते थे, 3 मंथ लगते थे इसमें। उसके बाद अमेरिका ले जाकर इनको प्लांटेशन ऑनर्स को बेच दिया जाता था। प्लांटेशन ऑनर्स मतलब जो लोग टोबैको, शुगर, इनकी खेती वहाँ कराते थे, वहाँ इनके साथ बहुत बुरे बिहेव होते थे। छोटी छोटी गलतियों पर इनकी चाबुक से पिटाई, हंटर से पिटाई हुआ करती थी। बहुत ज़्यादा, मतलब इन इस टॉपिक पे बहुत कुछ हमें कंटेंट मिल जाता है अलग से इंटरनेट पर, स्लेवरी के ऊपर। The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European market। तो इनसे दिन रात काम कराया जाता था, मतलब कि जब तक स्लेव थक कर गिर ना जाए तब तक उससे प्लांटेशन वर्कर ओनर काम कराया करता था। अगर स्लो काम कर रहा है तो पिटाई होती थी, गलती कर दी तो पिटाई होती थी, बहुत बुरे हाल थे। तो लेकिन इसी एक्सप्लोटेशन के चलते शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो जैसी चीज़ों की डिमांड यूरोप में पूरी हो पाती थी। तो इसीलिए बोर्डो, नांते, इस तरह के पोर्ट सिटीज़ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए जाने जाते थे, कि भाई सबसे रिच एरियाज़ में अगर कोई एरिया है वो नांते, बोर्डो हैं, क्योंकि भाई स्लेव ट्रेडिंग हो रही है और दूसरी ट्रेडिंग भी हो रही है वहीं पे सामानों की, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मनी फ्लो चलता था। थ्रू आउट द 18th century देर वॉज ए लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। थोड़ा बहुत शुरू हुआ होना कि भाई स्लेवरी गलत है, हम भी इंसान हैं, वे भी इंसान हैं, इट इज़ नॉट राइट दैट वी एक्सप्लॉइट अदर ह्यूमन एज एनिमल, सो वी शुड नॉट प्रैक्टिस स्लेवरी। इस तरह की थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म एक अच्छे छोटे लेवल पर 18th century में आकर होने शुरू हुए, यानी जिस दौर में रिवॉल्यूशन हुई उस दौर में। अब इस बात की जब सरकार नेशनल असेंबली की बनी तो डिबेट्स हुई। लिखा ना कि नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। इस बात को लेकर बहस हुई है कि राइट्स ऑफ मैन जो फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं वहाँ के लोगों को भी देनी होगी क्या। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज। असेंबली कोई लॉ पास ही नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि इसके मेंबर अब खुद ही बिजनेसमैन थे, वे मर्चेंट भी तो थे जो जिन लोग स्लेव ट्रेडिंग करते थे। आई बात समझ में? आप देखिए अब, अच्छा आप एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूँ मैं। इंडिया में एक बार आप विधायक बन गए, यानी एमएलए या एमपी बन गए, 1 टर्म भी अगर आप बन गए, या शपथ भी ले ली, तो आपकी पेंशन पक्की, यानी ताउम्र पेंशन मिलेगी एक बार एमपी एमएलए बन जाए। जबकि दूसरे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी पेंशन बंद कर दी गई, केवल आर्मी में मिलती है, मिलिट्री में मिलती है, मतलब आर्मी में जो
मिलिट्री, वो आर्मी हो या नेवी हो या एयरफोर्स हो। विधायकों की एमपीज़ की क्यों बंद नहीं हुई? भाई लॉ बनाने वाले वे खुद ही तो हैं, वे अपने लिए क्यों करेंगे वे ऐसा काम? तो अपनी पेंशन बंद नहीं की, आम जनता की पेंशन बंद कर दी। इसी तरह से ये थे कि भाई जिस चीज़ से हमें नुकसान है हम ऐसी चीज़ क्यों करें। हम स्लेव ट्रेडिंग बंद नहीं करेंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि भाई फ्रेंच कॉलोनीज़ में राइट्स ऑफ मैन इम्प्लीमेंट ना हो, नहीं तो स्लेव्स को भी राइट्स मिल जाएंगे। तो उन्होंने किया ही नहीं ऐसा। फिर फाइनली जब मैंने बताया ना आपको भाई, जब कन्वेंशन की सरकार आई, जब जैकोबिन सी गवर्नमेंट आई, और इन्होंने, क्योंकि 93 की तो लास्ट में आई थी, बेसिक काम तो 94 में ही किया है, तो इन्होंने तब जाकर इन्होंने क्या लिखा है कि विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस। जब फ्रांस के बाहरी ओवरसीज पोजीशन होता है, ये कॉलोनीज़ हैं जो दूसरे देशों में जो कंट्रोल्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो स्लेवरी थी उसको इन्होंने एबोलिश किया। लेकिन भाई आप जानते ही हैं ये जो गवर्नमेंट है यही ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई, तो वह स्लेवरी भी एबोलिश ज़्यादा दिन नहीं रह पाई। तो क्या लिखा है कि दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर। ये काम थोड़े दिन चल पाया, 3-10 साल बाद ही जब नेपोलियन आया तो उसने री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी, उसने स्लेवरी री इंट्रोड्यूस कर दी। Plantation owners understood this freedom, their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest। भाई उनको एक तरफ जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट का राइट दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया, तो उन्होंने ये अपना राइट मान लिया, अपनी आज़ाद, इस बात को अपनी फ्रीडम मान लिया कि भाई अफ्रीकन नीग्रोज़ को एनस्लेव करना, ग़ुलाम रखना उनका एक बेसिक राइट है। फिर फाइनली ये देखिए कि आप कि 1848 में जाकर स्लेवरी वाज फाइनली एबोलिश्ड, तब जाकर फाइनली एबोलिश्ड हुई है 1848 में। तो ये क्या 1848 में क्या हुआ है, इसकी डिटेल्स आपको क्लास 10th के हिस्ट्री सेक्शन में मिलेंगी। अभी आप इतना जान लीजिए बस कि 1848 में जाकर स्लेवरी एबोलिश हुई है। तो इसमें वर्ड आएगा ना निग्रो। निग्रो एक्चुअली अफ्रीका के जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो वहाँ के अब वहीं के मूल निवासी हैं, उनके लिए ये जो बाहर के लोग हैं उनको निग्रो बोलते थे, है ना। वैसे तो अब नहीं बोली जाती है, निग्रो कहना एक तरह से गाली देने के बराबर है उनके लिए। यहाँ पर भी जो SC/STs हैं इंडिया में, उनको जो उनकी जातियों के नाम से बोल देते हैं तो वो बड़ा बुरा सा लगता है ना। उस तरह से उनके लिए भी निग्रो कहना उतना ही बुरा है, तो निग्रो नहीं कहा जाता। निग्रो कहना एक आज के टाइम पे एक डेरोगेटरी टर्म है, मतलब कि एक, वैसे तो इलीगल भी है कुछ जगहों पे, तो कह नहीं सकते। तो आई होप आपको वो टॉपिक समझ में आ गया होगा, सेक्शन 5। चलिए।